बना रखा है। ग्रेविटेशन में सिंपल सी बात क्या होती है कि अर्थ क्या कर रही है, किसी फोर्स से दूसरे प्लेनेट को अपनी तरफ खींच रही है, या दूसरा प्लेनेट अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली होता है, दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पे होता है कि नहीं, दोनों एक ही टाइम पर होता है कि नहीं। कोई भी दो मास है तो दोनों मास के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करता है। कोई भी दो मास होगा तो उसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई मास होगा, फोर्स लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, है कि नहीं। दो प्लेनेट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वो प्लेनेट कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती है, दो प्लेनेट कभी रिपेल नहीं करती है। तो न्यूटन के माइंड में क्या सवाल है कि जो हमारा एप्पल है, एप्पल क्यों गिरा, है कि नहीं, व्हाई डज एन एप्पल फॉल डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं। जब ये एप्पल हमारा गिरा तो एप्पल हमारा क्यों, एप्पल ऊपर की तरफ भी जा सकता था, लेकिन रेदर गोइंग अपवर्ड्स, ये क्या हुआ, एप्पल नीचे की तरफ आया, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या था, कोई फोर्स था जो एप्पल को अपनी तरफ खींच रही थी, है कि नहीं। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, क्योंकि वो अर्थ देखता है, वो सिर्फ स्काई को देखता है, लेकिन आप अर्थ को देखते हो, इधर स्काई को देखते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि ये अर्थ है तो नीचे भी स्काई है कि नहीं, नीचे भी स्काई, ये अर्थ है तो इधर चारों तरफ स्काई है ना, चारों तरफ स्काई। ये थॉट्स आपके माइंड में इसलिए नहीं आ पाता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के माइंड में इसलिए ये थॉट्स नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा सोचते हो कि ये आपके पास क्या है, अर्थ है, ये आपका स्काई है कि नहीं। आप इधर वाले डायमेंशन, इधर वाला डायमेंशन, इधर वाले डायमेंशन को भूल जाते हो। या आप यूं कहो कि आप जिसके सर के ऊपर जो 3D स्पेस होता है, आप सिर्फ उसको देखते हो, क्योंकि ये वाला स्पेस आपको विजिबल नहीं होता है, इसीलिए आपने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन न्यूटन ने ऐसा सोचा, न्यूटन को जवाब फिर मिला, न्यूटन ने इसको आंसर करा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई फोर्स है जो अर्थ से लग रही है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं। तो उस फोर्स को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने क्या कहा, G m1m2/r²। कोई भी नेचुरल फेनोमेना हो रही, चाहे वो बारिश हो रही है कि नहीं, चाहे वो बारिश हो रही है, तो बारिश की पानी हमेशा अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ गिर रही है, ऐसा नहीं बारिश की पानी ऊपर की तरफ जाने लगती है कि नहीं। सो वो चीज है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने कहा कि F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, G m1m2/r² होता है। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, इसी को हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स में कहा कि हमारा जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 होगा, और इनवर्सली प्रोडक्ट ऑफ 1/r² होगा, है कि नहीं। इसी को दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास आ गया m1m2/r² आ गया। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अपन ने रिमूव किया तो ये आप लोगों के पास आ गया F इक्वल टू G m1m2/r², G m1m2/r², ठीक है। ये हमारा सिंपली ग्रेविटेशन लॉ हुआ, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी दो मास है, चाहे वो प्लेनेट हो या कोई भी नॉर्मल मास हो, है कि नहीं। प्लेनेट होगा तो डिफरेंस क्या होगा, प्लेनेट होगा तो बड़ा बड़ा मास होगा, m1 होगा, m2 होगा, है कि नहीं। कोई नॉर्मल छोटी सी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका छोटा छोटा मास होगा, m1 होगा, m2 होगा। ये फोर्स दोनों में लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल m1 m2 लग जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल m1 कैपिटल m2 लगेगा। जिसका ये फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो काफी कम होगा। तो हमारे पास एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, G m1m2/r² हो जाता है। हमारे पास एफ क्या हो जाता है, G m1m2/r² हो जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, वो उस पर हमारे पास फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, G m1m2/r² के बराबर लगेगा। कोई भी प्लेनेट ओके, जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। प्लेनेट मूव क्यों कर रही है, क्योंकि हमें किसी भी चीज को मोशन में होने के लिए, किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में होने के लिए, हमें उसको क्या, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए होता है। जब तक सेंटर की तरफ फोर्स नहीं होगा तब तक वो सर्कुलर मोशन में नहीं आ सकता है, ठीक है नहीं। बेसिकली क्या, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन चाहिए। सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स है। अब यहाँ पर कोई दो प्लेनेट है, ये प्लेनेट, ये प्लेनेट, ये एक दूसरे के चारों ओर घूम रही है। इसका मतलब कि इसके सेंटर की तरफ क्या फोर्स है, वो फोर्स हमारे पास कहाँ से आता है, G m1 कैपिटल M1, क्योंकि हमें बहुत बड़ा मास लेंगे, डिवाइडेड बाय r² आता है कि नहीं। तो हमारा जो कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रही है, ओके, अराउंड द सन, ओके, इन एनी ऑर्बिट, वो कहाँ, उसकी फोर्स कहाँ से आती है, F इक्वल टू G m1m2/r² से आती है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास बेसिक फंडामेंटल फोर्स जो हमारे क्या है, नेचर में, वो क्या क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। और हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या आते हैं, फंडामेंटल फोर्स, ये सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रोमोटिक फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दीज फोर्सेस आर फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा दो प्लेनेट है एक दूसरे के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, या हमारे सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट क्या हो रही है, किसी प्लेनेट की तरफ रिवॉल्व कर रही है, बिकॉज ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, और कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं होता है, कि चीज आपको पता होना चाहिए। सो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है कि G m1m2/r² होता है, ये किसी भी प्लेनेटरी मोशन में के लिए होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोलेमी आया था 168 एडी में, उसने जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करी, लेकिन जियोसेंट्रिक थ्योरी में हम क्या करते हैं, प्लेनेटरी मोशन की बात करते हैं। फिर आर्यभट्ट ने भी प्लेनेटरी मोशन की बात करी थी, और हमारे पास निकोलस जो था उसने भी हमारे पास प्लेनेटरी मोशन की बात करी थी, जिसको हम हेलोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। सो हम प्लेनेटरी मोशन की बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो प्लेनेटरी मोशन की बात अपने अपने टाइम पे करके गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, केपलर के बारे में पढ़ना है। केपलर के 3 लॉ हैं, तीनों लॉ के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सारे साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही था, लेकिन कहने के तरीका क्या थे, अलग अलग थे। वो डिफरेंट वे में कहना चाह रहे थे कि प्लेनेट हमारा क्यों मूव कर रही है एक दूसरे के चारों ओर। सबका पाथ में थोड़ा वेरिएशन था, कोई सर्कुलर पाथ कह रहा था, कोई ऑर्बिटल पाथ कह रहा था, है कि नहीं। टोलेमी के अनुसार क्या था कि जितने भी हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार सन, ये सारे के सारे रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों ओर, है ना। सो टोलेमी का थ्योरी इसीलिए गलत हो गया बाद में, क्योंकि अर्थ के चारों ओर कोई भी अदर ओके प्लेनेट्स हमारे पास रिवॉल्व नहीं करती है। सो ये जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स था वो कह रहा था कि वो सर्कल में मोशन करता है और अर्थ के चारों ओर मोशन करता है। लेकिन उस टाइम पर इतनी बड़ी बातें कहना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस टाइम पर ये बातें कहना भी, तो टोलेमी के द्वारा जो बात कहेगी ये आपको दिमाग में चाहिए। यहाँ पर आप देखो, अर्थ को हमने सेंटर पर ला दिया, बेचारा सन यहाँ पर घूम रहा है चारों ओर, ये मून तो घूम ही रहा है, अब सन भी घूम रहा है, और अदर प्लेनेट इस तरीके से घूम रहा है कि नहीं। इसलिए इस थ्योरी को बाद में गलत कर दिया गया, बट इतना सोचना भी उस टाइम पर क्या था, बहुत बड़ी बात थी, है ना। इट्स नॉट अ नॉर्मल गेम टू थिंक लाइक दिस एट द टाइम, ओके। फिर हेलोसेंट्रिक थ्योरी आता है हमारे पास। हेलोसेंट्रिक थ्योरी भी हमारे पास 5th सेंचुरी के आसपास आता है। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जितने भी ओके प्लेनेट है वो क्या है, सन के चारों ओर यहाँ पर मूव कर रही है। यहाँ पर सन के चारों चारों ओर मूव कर रही है, तो ये थ्योरी कहीं भी थोड़ा थोड़ा सही लगा हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या अर्थ है, और यहाँ पर हमारे पास मून है। मून अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है, और ये कंबाइंड फॉर्म में पूरा सन के चारों ओर मूव कर रही है। और अदर प्लेनेट को भी आप देख सकते हो, ओके, स्टार को भी देख सकते हो, सन के चारों ओर मूव कर रही है। ये कॉर्पस निकस के द्वारा 1000 साल बाद में सेम थियरी की बात करी गई, लेकिन ये थियरी में थोड़ा सा कम डिविएशन था, बट ये थियरी कहीं ना कहीं सही बात कह रहा था। हेलिसेंट्रिक थियरी कहीं ना कहीं सही बात कह रहा था, जो आर्यभट्ट के द्वारा कही गई बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी। तो बेसिकली अब यहाँ पर थियरी क्या हो गया, कंपेरिजन हम करेंगे जियोसेंट्रिक और हेलिसेंट्रिक थियरी के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होता तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है। जियोसेंट्रिक थ्योरी यहाँ पर ये बातें कर रही थी, हेलोसेंट्रिक थ्योरी यहाँ पर ये बातें कर रही थी। तो बेसिकली जियोसेंट्रिक थ्योरी में हमारा सेंटर क्या था, सेंटर, जियो सेंटर मतलब अर्थ क्या है, सेंटर पर है। हेलिसेंट्रिक में सेंटर पे हमारे पास क्या है, सन है। सेंटर पे हमारे पास क्या है, सन है। इधर सेंटर पे हमारे पास क्या अर्थ था। इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाती है। जियोसेंट्रिक थ्योरी में हमेशा याद रखना आपको, सेंटर पे क्या था हमारे पास, अर्थ था, और सेंटर पे हेलिसेंट्रिक में था हमारे पास, सेंटर पे क्या था हमारे पास, सन था। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, ये सारी बातों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो हेलिसेंट्रिक थ्योरी की हम बात करते हैं, तो निकोलस कॉर्पस निकस ने प्रपोज किया था हेलिसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें क्या गया कि जो अर्थ और रिमेनिंग प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके। ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी जो था हमारे पास, सन वाज थॉट टू बी अ फिक्स पोजीशन एट द सेंटर, ओके। तो लेकिन ये सच नहीं है, ये पूरा का पूरा गैलेक्सी ही मूव कर रहा है कि नहीं, ये दूसरे की गैलेक्सी, ये पूरा का पूरा गैलेक्सी है जो यहाँ पर सन है, तो ये भी तो एक ओके अदर मोशन में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या माना गया कि सन क्या है, फिक्स है। सन फिक्स नहीं है दोस्तों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सन क्या है, फिक्स नहीं है। सन क्या है, अदर गैलेक्सी के अराउंड अपना ऑर्बिट कर रही है, और सन के चारों ओर ये जितने भी प्लेनेट है ये सारा भी ओके क्या कर रही है, अपना ऑर्बिट कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, ठीक है। लेकिन कॉर्पस निकस के अकॉर्डिंग क्या गया, सन को हमें क्या माना गया, स्टेशनरी माना गया। अब फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। सो ये आपके पास टोलेमी के द्वारा जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया था।
हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज गिवन बाय, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। तो केपलर फर्स्ट लॉ प्लेनेटरी मोशन, केपलर फर्स्ट लॉ प्लेनेटरी मोशन की बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी अदर प्लेनेट है वो सन के चारों ओर क्या करती है, ऑर्बिट में मूव करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है कि नहीं। ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, आप लोग देखो, तो हम फास्ट मूव करते हैं ठीक है नहीं। ये हमारा ऑर्बिट है, यहाँ पर मेजर एक्सिस होता है हमारे पास इलिप्टिकल में, और माइनर एक्सिस होता है। लंबी वाली मेजर होती है, छोटी वाली माइनर होती है। तो हमारा सन कहाँ पर है? फोकी पे, इलिप्स के फोकी पर हमारे पास है। ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया आपके पास, और ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया। तो आपका सन कहाँ पर है? फोकी पर है। सन को कहाँ पर मानते हैं? फोकी पर। ये हमारा क्या है? सन है दोस्तों। अब हमारा क्या करेगी, F1 F2 में कहीं भी आप सन को ले लो। हमारा अर्थ क्या करेगी? इलिप्टिकल पाथ पर क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी सन के चारों ओर। जितने प्लेनेट हैं वो क्या करती है? मूव करती है अराउंड द सन एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, सन कहाँ पर होती है? एक फोकी पर होती है। सन कहाँ पर होती है? वन ऑफ द फोकी पर होती है। चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सन हमने यहाँ पे जिनका अर्थ इस तरीके से हमारे पास क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब दूसरे बात, लॉ की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। ये कब होगा? इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये आर डिस्टेंस पर है सन से, कितने आर डिस्टेंस पर है हमारे, ये आपके पास क्या हो गया? सेमी मेजर एक्सिस हो गया। और उसी आपके पास क्या? सेमी ओके माइनर एक्सिस हो गया। सबसे पहले पेरीहेलन के बारे में समझे। पेरीहेलन का मतलब क्या होता है? जो पास होता है कि नहीं। जब क्या होता है, हमारा अर्थ क्या होता है? पास होता है किसके? सन के पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीहेलन कहते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्लेनेट जो सन के साथ होता है, इसको हम पेरीहेलन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पेरिगी भी कहते हैं। ये पीएस हमारे पास क्या हो गया? पेरीहेलन हो गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर हमारे पास एपीहेलन होता है। एपीहेलन को अपोगी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा सन से दूर होता है, हमारा अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, दूरी पर होता है, हाईएस्ट दूरी पर होता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होता है। अपिहेलन या अपोगी कहते हैं। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया। ये किसी की बात करिए? ऑर्बिट की बात करिए। फर्स्ट लॉ, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the foci is treated as okay। तो सन को हम क्या करते हैं? वन ऑफ द फोकी को हम ट्रीट करते हैं। सन जब फोकी को आपके लिए किसी की बात करें, ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो केपलर सेकंड लॉ प्लेनेटरी मोशन आता है। उसके बाद केपलर सेकंड लॉ प्लेनेटरी मोशन का इक्वल टाइम में हमारे पास क्या होगा? इक्वल एरिया कवर होगा। ये सन है, हमारा प्लेनेट है, ये हमारे इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। जैसे सन क्या होगा हमारे पास? सन से अर्थ दूर होगा, ये स्पीड कम हो जाएगी। किसकी स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं? अर्थ की। और जैसे निकट आएगी तो हाईएस्ट स्पीड से मूव करेगी, तभी तो एरिया, एरिया क्या होगा? कवर सेम होगा A1, और एरिया कवर आपके पास क्या होगा? सेम होगा, है कि नहीं। यहाँ पर मैं A2 दिखा रहा हूँ, देखिए। तो A1 A2 हमेशा क्या होगा? किसी भी टाइम में सेम होगा, किसी भी टाइम में सेम होगा। सो A1 A2 किसी भी टाइम में हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। ये तभी होगा जब स्पीड को हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। स्पीड, अर्थ की स्पीड क्या होती है? बढ़ती और घटती रहती है। डिपेंड क्या करती है कि अर्थ के निकट है वो, या हमारे पास सन के निकट है, सन से दूर है। सन के निकट है तो स्पीड बढ़ जाती है, सन से दूर है तो स्पीड क्या हो जाती है? हमारे पास घट जाती है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सारे के सारे सेंट्रल फोर्स है। सो सेंट्रल फोर्स सेंटर पर लेंगे तो उसके सेंट्रल फोर्स के कारण हमारे पास क्या होगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। तो हमारे पास क्या प्लेनेट क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन ए है, इसका पोजीशन आर ऑफ टी है, इस टाइम पर थीटा एंगल है। अब ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो पोजीशन हमने क्या किया? आर, ओके, टी प्लस डेल्टा टी, टाइम टी टाइम पर, तो हमने क्या पोजीशन क्या? आर ऑफ टी है, और फिर पोजीशन क्या? आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है। ये हमारे थीटा एंगल पर है, और ये क्या है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल पर। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। ये हम क्या कर रहे हैं कि ए से पोजीशन बी पर गया, तो हमारा पोजीशन क्या हो गया? बदला। ए से बी पर पोजीशन पर गया, तो यार कितना? ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगेगी। थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगो। ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर लगो। ठीक है ना। तो अगर ये डेल्टा थीटा, तो एल क्या होता है? आर इंटू थीटा, तो एल क्या? आर इंटू डेल्टा थीटा। ये हमारे पास क्या है? आर इंटू डेल्टा थीटा हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? आर इंटू डेल्टा थीटा हो गया। सो ये हमारा आर की कितना हो गया? आर इंटू डेल्टा थीटा हो गया। सो एरिया शिफ्ट पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। इसको ट्रायंगल मान लीजिए, अप्रोक्स ट्रायंगल मान सकते हैं कि नहीं, इसको हम ट्रायंगल मान सकते हैं।
ये हमारे पास क्या 1/2 r² डेल्टा थीटा हो जाता है। ये आपको मैथमेटिक्स में आता है, आपको पता होगा, ठीक है नहीं। ये आपके पास क्या हो गया 1/2 r² डेल्टा थीटा हो गया। तो मैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। मतलब क्या 1/2 r² डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को हम ओमेगा लिख सकते हैं, है कि नहीं, बताइए। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/2 r, 1/2 r² ओमेगा। इसको आप क्या लिखो r × ओमेगा r। तो ये ओमेगा आर आपके पास क्या होता है, तो पता है ओमेगा आर को हम भी लिख सकते हैं कि नहीं। ये बेसिकली क्या होगा 1/2 r × v। तो यहाँ से क्या r × v हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या कह सकते हैं r × v कांस्टेंट हो गया। मतलब r1 v1 हमारे पास क्या हो गया r2 v2 हो जाएगा। तो R1 ज्यादा होगा तो V1 कम होगा, और R2 कम होगा तो V2 ज्यादा हो जाएगा। चीजें सबको समझ में आती है अच्छे से। सो यहाँ से डेल्टा बाई डेल्टा 1/2 r² ओमेगा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके पास कितना I × ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है आपके पास I × ओमेगा होता है। I क्या होता है आपके पास mr² × ओमेगा। बताइए। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या mr² ओमेगा होता है। तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो L/mr² लिख सकते हो। सो डेल्टा बाई डेल्टा टी अपन के पास क्या है, तो 1/2 r² ओमेगा आया है कि नहीं। यहाँ से देखो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, यहाँ से 1/2, ये आपके पास क्या आ गया r²। और ये ओमेगा की जगह पर मैं क्या यहाँ से L/mr² लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L/mr²। देखो तो L/2m ये हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। L/2m हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये रिलेशन आपको पेपर में पूछा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, L/2m होता है। ये आपको याद रखना होता है, मैंने आपको डेरिवेशन करा दी। ये आप याद कर लो, डेल्टा या डेल्टा टी क्या होता है L/2m होता है। क्या होता है L/2m, क्या होता है L/2m, क्या होता है L/2m होता है आपके पास। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से क्या हो गया, आप देख रहे हो m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो L/2m L भी कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या है, यहाँ से क्या हो गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट, d/dt क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। ये जो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से अब आप किसी पॉइंट के लिए आप क्या लिख लो, एंगुलर मोमेंटम लिख लो उस प्लेनेट का। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट एम भी आर होता है, आर ऑफ प्लेनेट। किसी दूसरे पॉइंट पर क्या लिख लो, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इंटू आर ऑफ एट दैट पॉइंट। ये भी कैंसिल आउट हो गया। यही मैं अभी V1 R1 लिखा था ना, अभी V1 R1 इक्वल टू V2 R2 मैंने लिखा था, V2 R2। यही सेम चीज होगी आपके पास, मास ऑफ प्लेनेट आर ऑफ प्लेनेट इक्वल टू, सॉरी मास तो कैंसिल हो गया ना, ये लिख लो कि वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट आर ऑफ प्लेनेट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए एंड आर ऑफ ए। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो वेलोसिटी इनवर्स ऑफ आर होता है, जहाँ पे आर ज्यादा वेलोसिटी कम, जहाँ वेलोसिटी कम वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आर ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। सो पेरी हेलन पे आपका स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सन के निकट होगा, तो आर आपके पास क्या होगा, कम होगा। Which states that the line joining the sun and the earth swept equal area equal, कौन सा कैपिटल फर्स्ट लॉ, कैपिटल सेकंड, क्या कैपिटल सेकंड लॉ कहता है कि नहीं। ये सब चीजें अब आपको फटाफट आप आनी चाहिए। मोशन ऑफ प्लेनेट इन सोलर सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन मास लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से आपके पास एम एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या होता है, कंजर्वेट होता है। मैंने सारा चीज करा दिया, एक एक चीज करा दिया। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड जो होता है टी ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। ये मैंने ड्राइव करके दिखाया था, टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्या आया था R⁻³ आया। ये कहाँ से आता है, टी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 2πr/b होता है। आर आपके पास क्या होता है n² के प्रोपोर्शनल होता है, आप सबको पता है n² के प्रोपोर्शनल होता है। आर आपके पास क्या होता है n² के प्रोपोर्शनल होता है ना। और वेलोसिटी आपके पास क्या होता है Z/n के प्रोपोर्शन होता है कि नहीं है, Z/n के प्रोपोर्शन होता है। यहाँ से मैंने ये भी Z/n के प्रोपोर्शन होता है कि वेलोसिटी। यहाँ से मैंने करा रखा है कि N/Q/Z² आता है ये, ठीक नहीं है आपका N/Q/Z² आता है ये। यहाँ से टाइम पीरियड मैंने करा रखा है आपको, टाइम पीरियड मैंने करा रखा है आपका। टाइम पीरियड यहाँ से क्या होता है आपके पास n³ के प्रोपोर्शनल होता है, n³ के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि नहीं।
तो आपके पास जो टी स्क्वायर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। इसी को अपन ये भी लिखते हैं टी प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2। दोनों चीज आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सो केप्लर लॉ की बात करते हैं। सो स्क्वायर ऑफ टाइम जो होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आर की बात है, सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगा, आर क्यूब होगा। तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब आपके पास कांस्टेंट होता है। आर यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, सन हो गया, आपके पास अर्थ हो गया। तो टी क्या, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में क्या हो गया, आपके पास कितना टाइम लगता है, और आर आपके पास सेमी मेजर एक्सिस हो गया, तो फिर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो ये दो प्लेनेट को यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, है कि नहीं। यहाँ से आप क्या करेंगे, बेसिकली अपन क्या करेंगे, ये यहाँ से दो प्लेनेट को अपन कंपेयर करेंगे। सो टी स्क्वायर T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर बाई R2 क्यूब। ये दो प्लेनेट को हम यहाँ से क्या करें, कंपैरिजन करें। दो प्लेनेट की हम सिचुएशन देंगे आपको, यहाँ से कंपैरिजन करा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जेई और नीट में आता है, ठीक है। तो सब सारी चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक लॉ और लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। ये आपको पता है हार्मोनिक लॉ और लॉ ऑफ पीरियड। अकॉर्डिंग केप्लर थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, आपको भी बता दिया होगी, ठीक है। ये सारी बातें अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं।